हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु नमन। आप लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम लीगल फेबल है पे स्वागत करता हूं। और हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सीरीज में हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स के कुछ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से शुरू होके आर्टिकल 17 तक खत्म हो गए हैं। अब बात आती है आर्टिकल 18 का, तो उसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगा जिसको हम डिस्कस करें। दैट्स व्हाई आई केम टू आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली। ठीक है, आर्टिकल 19 जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है, मतलब ओनली सिटीजन्स आर इंटाइटल टू क्लेम दिस फंडामेंटल राइट एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, अब हमारे आर्टिकल 19 में ए से लेके जी तक है, मतलब देयर वेर 7 राइट्स that was introduced at the time of introduction of the constitution, बट एक जो हमारा 19F है उसको रिमूव कर दिया गया इन द 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन में हमने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट? तो वी कैन से कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन the constitutional right. We can claim the fundamental right directly to the Supreme Court as well as High Court under Article 226 and 32 of Indian Constitution. अब हम लोग सबसे पहले अपने आर्टिकल 19 पे आते हैं। आर्टिकल 19(1) में जो हमारे जो भी राइट्स हैं आर्टिकल 19 में, वो सभी आर्टिकल 19(1) में मिले हैं। और आर्टिकल 19(2) से लेके 6 तक ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमने 19(2) और 19(6) लिखा है। जो 19(2) बात करता है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जो हमारा 19(6) बात करता है वो हमारे 19(1) पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। 19(1) क्या है हमारा? फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब हमारे आर्टिकल 19 में जो 6 राइट हैं इनको हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, क्योंकि सीरियल पूछ लेता है आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दीज पर्टिकुलर राइट्स। तो हम एक अपने स्पेसिफिकली रटने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, जिसको हमने क्या लिखा? ठीक है, साम आरपी, SAAMRP। ठीक है, तो एस से क्या हो गया? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप लोग पहले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एस से हो गया स्पीच। और ये जो वर्ड्स लिखे हैं, जैसे 2 बार ए आ गया, तो हम उसमें कौन सा, असेंबली वाला ए लेंगे या एसोसिएशन वाला लेंगे? तो हमको उसमें डिक्शनरी में देखना है। जैसे डिक्शनरी में हमारे सबसे पहले ए वर्ड आता है, फिर अल्फाबेटिकली ABCD आता है ना। तो पहला हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एस से, फिर दूसरा हो गया फ्रीडम ऑफ असेंबली, तीसरा हो गया एसोसिएशन। तो जैसे अभी हम डिक्शनरी बताए ना, देख रहे हैं ASS इसमें भी है, ASS इसमें भी है, लेकिन इसमें ई पहले आता है, ई के बाद ओ आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, इसलिए हमने पहले असेंबली को लिखा, फिर उसके बाद एसोसिएशन को लिखा। फिर उसके बाद एम से क्या हो गया? मूवमेंट। फिर आर से क्या हो गया? रेजिडेंस। फिर पी से क्या हो गया? प्रैक्टिसिंग अ प्रोफेशन। ठीक है, ये तो हमारी हो गई साम आरपी। इसको हमने अपने ट्रिक से खुद इजाद किया है और इसको रटा भी है कि SAAMRP। एस से स्पीच, ए से असेंबली, फिर ए से एसोसिएशन, फिर एम से मूवमेंट,
और उसके बाद R से फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस और P से प्रैक्टिसिंग अ प्रोफेशन। ये तो हो गए हमारे 6 राइट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1). ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे आर्टिकल 19 का है, जिसपे हमको ढेर सारे केसेस मिलते हैं, ये हो गया हमारा आर्टिकल 19(1)A। ठीक है, ये तो हमारी हो गई ट्रिक, इसको हम लिख देते हैं, क्या है ये, ट्रिक है। लेकिन इसको अगर लिखेंगे तो ये कौन से में है, पहला A, फिर B, फिर C, फिर D ना, फिर उसके बाद E, फिर F हट गया, फिर G, क्योंकि F हमने कब हटा दिया था, 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। ठीक है, तो 19(1)A क्या बात करता है, आर्टिकल 19(1)A क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। क्यों राइट है इंपॉर्टेंट, ये जस्ट बिकॉज इफ वी विल नॉट हैव द राइट टू स्पीक देन वी कैन कंसीडर कि वी आर नॉट अ अलाइव पर्सन ना। जिंदा होने का सबसे जरूरी निशान है कि आप अपनी आवाज को रख पाए ना, अपनी बातों को रख पाए। यदि आप अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, इसका मतलब आप जिंदा नहीं है ना। जिंदा होना, जिंदा है तो जिंदा होना दिखना जरूरी है ना। ये हमारा आर्टिकल 19(1)A बात करता है। इसमें कौन कौन से राइट्स, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कौन कौन से राइट्स कवर हो जाएंगे, तो हम इसमें बहुत ढेर सारे राइट्स की बात कर सकते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला अधिकार कि हमने प्रेस की आजादी, या जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, प्रेस की आजादी इसी में कवर होती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। और इस प्रेस में कौन सा प्रेस, क्या न्यूज़पेपर प्रेस, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या क्या हमारा बुक जो पब्लिश किया जाता है वो भी थ्रू प्रेस किया जाता है, तो क्या ये सारी चीजें प्रेस में आएंगी, तो आंसर इज यस। हाँ, हम प्रेस में इन सभी चीजों को कवर करेंगे, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस में ये सारी चीजें, सारे राइट्स कवर होंगे। इसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस के बाद हमारा और बहुत बहुत से अधिकार हैं। इन राइट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिसाइड किए गए हैं, हम इनको डील कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 19(1)A। क्या है 19(1)A, आप लोग एक ट्रिक का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम रब कर देते हैं। इधर ही लिखते हैं, देखते हैं शायद जगह बच जाए। तो सबसे पहला केस जो हमारा आता है हमारे सामने, ये आता है विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का केस है। ठीक है, विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। व्हाट वाज द फैक्ट, द फैक्ट इज दैट, हम फैक्ट बोल देते हैं, आप लोग समझ जाइए कि इसमें, इसको हम लोग नेशनल एंथम केस भी कहते हैं ना, नेशनल एंथम केस। लेकिन अभी हमारे पास नेशनल एंथम पे 2 केसेज हैं। पहला तो विजय इमैनुअल जो लीडिंग केस है ही, एक और केस हमको मिल गया है, क्या, श्याम नारायण चौकसी केस। ठीक है, सबसे पहले हम विजय इमैनुअल को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 3 स्टूडेंट्स थे, देयर वर 3 स्टूडेंट्स। क्या था, 3 स्टूडेंट्स ऑफ जेहोवा सेक्ट। सेक्ट मीन्स होता है अ स्पेसिफिक
स्पीसीज ऑफ अ रिलीजन, ये एक धर्म का एक छोटा समुदाय जो है सेक्ट कहा जाता है। तो ये एक जेहोवा सेक्ट है, जिस हम कह सकते हैं इस धर्म के लोगों का मानना था कि हम ईश्वर के अलावा बाकी किसी की भी स्तुति नहीं करेंगे, किसी की भी वंदना नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन 3 बच्चों ने ड्यूरिंग प्रेयर ऑफ द स्कूल दे वेयर स्टैंडिंग पीसफुली एंड रिस्पेक्टफुली, शांतिपूर्वक और सम्मान पूर्वक वो लोग खड़े थे, उन्होंने राष्ट्रगान को प्रॉपर सम्मान दिया था, बट दे वेयर नॉट रिसाइटिंग द लाइन्स ऑफ दिस नेशनल एंथम। तो इस नेशनल एंथम का ये लोग लाइन जो है रिसाइट नहीं कर रहे थे, इसलिए इनकी प्रिंसिपल ने इनको क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया फ्रॉम द स्कूल। एंड दे अप्रोच बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट and the matter finally came before the Supreme Court, and what held Supreme Court is the important is कि आपका it is your right ना, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीक है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट ना, रिमेन्स टू कीप साइलेंट या टू मेंटेन साइलेंस। जब हमारी बोलने की आजादी है तो इसका मतलब हमारी शांत रहने की भी आजादी है। वी कैन कीप साइलेंस व्हेन वी आर कंसिडरिंग वी अवरसेल्फ कंफर्टेबल, ठीक है। तो हम जब बोलने की आजादी रखते हैं तो हम शांत रहने की भी आजादी रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज द स्टूडेंट्स वेयर स्टैंडिंग रिस्पेक्टफुली, जब जनगण मन हो रहा था तो उन्होंने कोई भी ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल एक्शन नहीं किया जिसकी वजह से इन्हें माना जाए कि दे वर डिसरिस्पेक्टिंग एंड उनको पनिश किया जाए। तो इसको कहा गया कि राइट टू रिमेन साइलेंस इज आल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तो हो गया हमारा पहला केस। अब इसमें हमने देखा आपने कि हमने अभी एक केस लिखा है ना, श्याम नारायण चौकसी केस। व्हाट इज दिस केस? तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा इस सेंस में नहीं कह रहे हैं कि वो लिटरली अच्छा था, मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि ये बहुत गंदा डिसीजन था। डिसीजन क्या था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू विल हैव टू स्टैंड while playing the while watching the before starting to watch a movie in a cinema hall, you will have to stand respectfully and sing national anthem ना। जब सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने जाएंगे तो मूवी देखने से पहले आपको शांतिपूर्वक खड़े होना है और राष्ट्रगान गाना है। कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है कि हम मूवी हॉल में क्या करने जा रहे हैं, क्या हम नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं? नहीं, वी आर देयर टू जस्ट रिलैक्स आवरसेल्फ फ्रॉम आवर हेक्टिक शेड्यूल, और हम वहां एंजॉय करने गए हैं, ना कि हम नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने गए हैं। कोई भी चीज जब थोप दी जाएगी मैंडेटली तो जो ज्यादा अगर परेशानी हो जाएगी तो दैट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम एज वेल, ठीक है। जब हम जबरदस्ती फॉलो करवाएंगे नेशनल एंथम को तो वो डिसरिस्पेक्ट होगा। और लेटर इट वाज डिक्लेयर्ड सुप्रीम कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट कि ठीक है, इट इज अ प्रॉब्लमेटिक प्रेसिडेंट एंड इट शुड नॉट बी फॉलोड, ठीक है। तो अब हमको नेशनल एंथम के लिए मैंडेटली नहीं खड़ा होना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा केस आता है विजय इमैनुअल के बाद। अच्छा, ये केस जो हमने लिखा ये 1986 का है ना। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट केस आता है सांकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962। सांकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962। इस पर्टिकुलर जजमेंट में क्या हुआ था कि देयर वेयर रिस्ट्रिक्शन दैट एक रिस्ट्रिक्शन, सॉरी केस ये है, ये के है, ठीक है। एक्चुअल में हम ऐसा लिखते हैं इतना मिला के कि लगता है कि स्पेलिंग क्लियरिटी नहीं आती है। SAKAL, ठीक है। इसमें क्या कहा कि जो न्यूज़पेपर्स होंगे उनको उनके पेजेस को फिक्स कर दिया गया ना। कहा गया कि फॉर सर्टेन प्राइस न्यूज़पेपर्स पेजेस विल बी फिक्स्ड। मान लीजिए 10 रुपए का न्यूज़पेपर है तो कह दिया कि इसके 15 पेजेस होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए 20 रुपए का पेज है न्यूज़पेपर है तो उसको कह दिया कि इसके 20 पेजेस होंगे। मतलब न्यूज़पेपर के
पेजेस को रिस्ट्रिक्ट करना क्या फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो न्यूज़पेपर हम लोग खरीदते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर जो आप खरीदते हैं, आप अपने घर में इवेल्युएट करिए कि क्या इतना पेजेस, मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया अगर मैं पढ़ रहा हूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 30 पेजेज हैं, तो क्या 30 पेजेज 5 रुपए में पब्लिश करवाना, उसको प्रिंटिंग करवाना, आपके पास तक पहुंचाना, क्या 5 रुपए में पॉसिबल है? इट इज नॉट टोटली पॉसिबल। तो हम लोग सीधा सीधा आंसर है कि ये केवल रेवेन्यू का जो हम पेपर खरीदते हैं, दैट इज नॉट अ सिंगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, केवल एकमात्र सोर्स नहीं है। उसका दूसरा और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है दैट इज एडवर्टीजमेंट। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का हमने नाम लिया ना, तो खूब ढेर सारा एडवर्टीजमेंट आता है उसमें, हाँ? 2-2 3-3 पेज पूरा एडवर्टाइजमेंट से भरा रहता है। तो क्या अगर हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसका मतलब हमने उसको रेवेन्यू को बंद कर दिया। और जब कोई भी मीडिया हाउस को जब रेवेन्यू क्रिएट नहीं होगा, तो व्हाई दैट, हाउ इट इज पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल फॉर दैट मीडिया हाउस टू रन दैट पर्टिकुलर मीडिया हाउस? नहीं संभव हो पाएगा, इसलिए मीडिया हाउस बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमने आर्टिकल 19(1)(a) पे चोट पहुंचाई है, हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे चोट पहुंचाई है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज a species of freedom of article 19(1)(a), that is freedom of speech and expression. Freedom of press covered under article 19(1)(a). ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो हमारा है वो आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर कवर्ड है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला, अच्छा इसके पहले, सॉरी, ये केस हमको मान लीजिए, ठीक है पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस है, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, ब्रिजभूषण जी हमारे एक मित्र भी हैं, और उनके नाम से हमको याद आ रहा है कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में एपीओ हैं और बिहार गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं ना। तो ये ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में क्या हुआ कि इसमें पर्टिकुलर मीडिया हाउस के पब्लिशिंग करने से पहले देयर वाज अ डिमांड बाय मिस्टर ब्रिजभूषण दैट वी शुड बी अलाउड टू प्री सेंसर द पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडिया हाउस। कोई भी मीडिया हाउस है, जो भी कुछ वो पब्लिश करना चाहता है, पब्लिश करने वाला है, उस पब्लिकेशन से पहले हमको ये राइट मिलना चाहिए मिस्टर ब्रिजभूषण को कि वी कैन प्री सेंसर बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट। उस कंटेंट को पब्लिश किए जाने से पहले ही हम उसको प्री सेंसर कर ले। प्री सेंसर मतलब हम उसको एग्जामिन कर ले कि क्या ये हमारे अकॉर्डेंस है या नहीं है। अगर हमारे अकॉर्डेंस नहीं हुआ तो वी कैन प्रोहिबिट देम। कितना इरेशनल और नॉट अ रीजनेबल डिमांड थी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यू कैन नॉट डिमांड सच काइंड ऑफ you cannot claim such kind of demand because this is a clear violation of article 19(1)(a), that is freedom of expression, and that it covers the freedom of press as well। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हैं कि इसमें जो डिमांड थी क्या चीज की, प्री सेंसरशिप was not allowed। प्री सेंसरशिप वाज नॉट अलाउड। फिर इसके बाद हम लोग अगले केस पे आते हैं। दिस इज द केस ऑफ आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसको ऑटो शंकर केस के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम कहाँ लिखें, आप लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लिखते हैं। यहाँ पे जो खाली जगह है ना, इतने पे लिखते हैं। इसको मैं जो है रब कर देते हैं।
3 हो गया। चौथा केस है आर गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994। इसको 1994। इसको हम लोग ऑटो शंकर केस भी कहते हैं। ऑटो शंकर केस, इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज ए पर्सन, उसने उसे कैपिटल पनिशमेंट के लिए जो है पनिश किया गया था और वो जेल में था। और जेल से ही उसने एक बुक लिखी, जिस बुक में उसने क्या किया, सॉरी बुक नहीं था, वो ऑटोबायोग्राफी था ना, उसके जीवन के बारे में उसने एक बार ऑटोबायोग्राफी लिखी। और उसमें उसने अपने विभिन्न जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम्स और ढेर सारे ऑफिसर्स थे, सबसे अपने जो रिलेशनशिप थे उसको डिस्क्लोज किया। और उस जो डिस्क्लोजेशन हो जाता तो वो उससे प्रॉब्लम क्या थी कि अगर ये रिलेशनशिप डिस्क्लोज हो जाता तो दे वेयर एप्रीहेंडिंग, कौन, वो प्रशासनिक अधिकारी की, उनके जो डिफेमेशन हो जाएगा, उनका बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगा। तो दैट्स वाई दे क्लेम्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि इस बुक को पब्लिश करने नहीं दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड नो, वी कैन नॉट स्टॉप दिस बुक फ्रॉम बीइंग पब्लिश्ड। हम उसको रोक नहीं सकते। आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है आफ्टर बीइंग पब्लिश्ड द कंटेंट, तो यू कैन come before us and you can claim the specific right that is your right of being defamed। ठीक है, तो इसमें प्री सेंसरशिप उस कंटेंट का, उस ऑटोबायोग्राफी का नहीं अलाउ किया गया। ठीक है, इसमें लिख दे क्या था, प्री सेंसरशिप ऑफ ऑटोबायोग्राफी नॉट अलाउड। ठीक, अब इसके बाद अगला केस जो हमारा पांचवा केस है, ये है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और दूसरा केस है टाटा प्रेस वर्सेस एमटीएनएल। हमदर्द दवा खाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और अगला केस है, क्योंकि ये एक ही टॉपिक पे है इसलिए बता रहे हैं, टाटा प्रेस, टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस, ये 1960 का केस है और ये 1995 का केस है। हमदर्द दवाखाना और दूसरा टाटा प्रेस लिमिटेड। तो जो हमदर्द दवाखाना का केस था, इसमें दोनों में क्वेश्चन क्या उठा कि वेदर कमर्शियल स्पीच, कमर्शियल स्पीच को हम लोग एडवर्टीजमेंट कहेंगे ना, तो वेदर कमर्शियल स्पीच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a। तो इस केस में कहा कि नो, कमर्शियल स्पीच नॉट प्रोटेक्टेड इन 19(1)(a। इसको थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि दिखेगा नहीं आप लोगों को। 19(1)(a। ठीक है, कमर्शियल स्पीच जो है, इसमें क्या माना गया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं माना जाएगा। और दूसरे केस जो कि टाटा प्रेस लिमिटेड का केस है वर्सेस एमटीएनएल, इसमें कहा कि कमर्शियल स्पीच प्रोटेक्टेड इन 19(1)(a।
कॉमर्शियल स्पीच है क्या? एडवर्टीजमेंट है। और अभी हमने जस्ट पहले अभी कहानी बताई थी, कौन से केस में? साकल पेपर केस में, कि जब हम कभी किसी न्यूज़पेपर हाउस का, मीडिया हाउस का प्रिंटिंग पेजेस फिक्स कर देंगे या उस पर कभी तरह से हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया किस पे? एडवर्टीजमेंट पे, तो ये सारी चीजें क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी कि क्योंकि एडवर्टीजमेंट इज कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनी मीडिया हाउस। तो अगर हमने उसके एडवर्टीजमेंट को ही रोक दिया तो कहीं ना कहीं हमने इनडायरेक्टली उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी रोक दिया, उसको हमने बोलने से रोक दिया। ये केसेस हो गए। उसके बाद हमारा एक रीसेंट केस आता है, दैट इज द केस ऑफ अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2020। 7वां केस है अनुराधा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। इसके फैक्ट क्या है अनुराधा भसीन केस के? तो एक्चुअल व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस केस कि इन द जब जम्मू कश्मीर, आप लोग 5 अगस्त 2019 का घटना जानते हैं ना, कि जब हमने जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल में हमने अमेंडमेंट करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा जिस दिन बनाया, उसी दिन से लगभग 1 महीने या लगभग 2 महीने के ड्यूरेशन तक लगातार वहां पे क्या कर दिया गया? फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसा आपने पढ़ा है ना अभी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखिए, इसका हम भूल ही गए बताना, आर्टिकल 19(1)(a) का। तो अभी केसेस के बाद हम बताते हैं। तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के नाम पे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के नाम पे उसको क्या कर दिया? प्रोहिबिट कर दिया। किस चीज को? इंटरनेट को, जम्मू एंड कश्मीर में। और लंबे समय तक इंटरनेट को प्रोहिबिट किया जाना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या माना? कि इट इज अ वायलेशन ऑफ दिस राइट एंड दिस कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर परमानेंट टाइम, या कह सकते हैं कि फॉर इनडेफिनिट टाइम, बिकॉज इट इज आर्बिट्रेरी एंड इरेशनल। ठीक है, क्योंकि वो कोई लिमिट तो है नहीं कि ये डिफाइन करना कि कब तक हम जो है, ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मैटर आ रहा है ना, और हमने बेवजह इंटरनेट को बंद करके रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, इस डिसीजन को जो हमारे गवर्नमेंट का था। ये तो हो गए हमारे केसेज आर्टिकल 19(1)(g) के, सॉरी 19(g) नहीं 1(a) के, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी जितने केसेज हमने पढ़े सब सिर्फ इसी में कवर हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो क्या जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्या ये एब्सोल्यूट है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम्स में पूछता है कि वेदर आवर फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट। तो आंसर इज नो, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर अवेलेबल टू अस बट सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो स्टेट के द्वारा लगाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? तो आर्टिकल 19(1)(a) का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमको मिलता है 19(2) में। आर्टिकल 19(1)(b) का रिस्ट्रिक्शन हमको मिलता है 19(3) में। आप लोग बैरक में पढ़िएगा तो दिखेगा आपको। आर्टिकल 19(1)(c) का रिस्ट्रिक्शन मिलता है 19(4) में। तो ऐसे ऐसे, मतलब C है तो 4 में मिलेगा, D है तो 5 में मिलेगा, E है तो F में मिलेगा। इस तरह से आपको पढ़ना है। अभी हम बताते हैं, पहले हमने क्या डिस्कस करना है? आर्टिकल 19(1)(a) जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 19(2). कितने हैं? 8 हैं। पहला क्या? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। भारत सरकार की, मतलब आप बोलेंगे, बट कैसे बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलेंगे कि अगर आपके बोलने से भारत सरकार की एकता और अखंडता और सॉवरेनिटी पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, सॉवरेनिटी डिस्टर्ब हो जाए ना। यू कैन नॉट स्पीक इन सच ए वे सो दैट यू कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। क्लियर है? फिर हम सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट भी डैमेज ना हो, ऐसे तरीके से नहीं बोलेंगे ना। मान लीजिए हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे हमारा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट भी डैमेज होता है, तो ये हमको नहीं अलाउड होगा। वी कैन बी पनिश्ड फॉर स्पेसिफिक ऑफेंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे आईपीसी में देशद्रोह था, अब वो देशद्रोह करके दूसरा ऑफेंस हो गया है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट।
फिर इसके बाद हमारा आता है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट ना। फॉरेन स्टेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पश्चिमी देश, फॉरेन स्टेट का मतलब एन स्टेट जो इंडिया के अलावा सारे स्टेट्स हैं, हम उनको फॉरेन स्टेट्स कहते हैं। तो जो दूसरे देशों से जो हमारा राजनीतिक संबंध है, यदि मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से वो संबंध खराब होते हैं तो दैट विल आल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड, तब भी हमारे ऊपर रोक लगाया जा सकता है, और उस रोक को हम कहेंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। पब्लिक ऑर्डर मतलब लोक व्यवस्था आप भंग नहीं करेंगे, ऐसी चीज ना बोलिए कि दंगा हो जाए ना, इसका मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपके बोलने से दंगा क्रिएट हो जाए। फिर आप क्या कर सकते हैं, डिसेंसी और मोरलिटी। डिसेंसी का मतलब होता है शिष्टाचार और मोरलिटी का मतलब है नैतिकता, मतलब ये एक दूसरे के कनेक्टेड पहलू हैं। तो आपके बोलने से आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप न्यूडिटी फैला देना, गंदगी फैलाएं। आप न्यूज इमेज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मूवी दिखाना भी हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो आप न्यूड मूवीज दिखा दें, दिस इज नॉट अलाउड जस्ट बिकॉज फॉर डिसेंसी एंड मोरलिटी। उसके बाद अगला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि आपके उस बोलने से किसी भी कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाए ना। अगला है डिफेमेशन। किसी भी व्यक्ति के बारे में डिफेमेशन नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अपने आटो शंकर के केस में पढ़ा ना, वो डिफेमेशन के लिए ही रोक रहा था, बट स्टेट ने कहा कि ठीक है बोलने दीजिए, अगर इट इज डिफेमेटरी देन वी आर देयर टू डिसाइड कि वेदर इट इज डिफेमेटरी और नॉट ना, तो वो बाद में डिसाइड करेगी कोर्ट। डिफेमेशन नहीं होना चाहिए। और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब इंसाइटमेंट मीन्स क्या होता है, अबेटमेंट। अबेटमेंट मीन्स क्या होता है, दुष्प्रेरण या अभिप्रेरण या मोटिवेशन। ऐसा ना बोलिए कि आप के स्पीच से मोटिवेट होके कोई अपराध कर दे कोई व्यक्ति ना। तो दीज आर दी 8 restrictions that has been provided under Article 19(2) for implementation of the freedom of speech and expression protected under Article 19(1)(a)। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारा आर्टिकल 19 का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा आर्टिकल 19 का जो और इसमें राइट्स हैं, ये 1A के फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलावा जो असेंबली है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दीज आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दिस राइट ना। फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप इतना जान सकते हैं कि असेंबली मतलब आप शांतिपूर्वक एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, शांतिपूर्वक ना। आप बेयर पढ़ेंगे तो बेयर में क्या लिखा है कि टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के। अगर हथियार लेके आप असेंबल हो रहे हैं तो दैट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी एंड दैट इज चेंज इनटू 189 ऑफ बीएनएस। अब वो बीएनएस में 189 हो गया ना। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप हथियार लेके इकट्ठा हो जाइए शांतिपूर्वक, हथियार लेके नहीं जाएंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे और बिना हथियार के जाएंगे। तीसरी चीज क्या है हमारा 19(1)(c), टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। हम एसोसिएशन मतलब संघ भी बना सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं अपने स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, डिफरेंट। उसके बाद क्या कर सकते हैं, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टू रिजाइड एंड सेटल। ये हमारा जो आर्टिकल 19(1) का डी एंड ई है, आर्टिकल 19(1) का डी एंड ई यहां लिख देते हैं। 19(1) का जो हमारा डी है और ई है, इन दोनों का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो सेम है। क्यों सेम है अभी हम बताते हैं, एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 19(1)(d) क्या कहता है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम आजादी से शांतिपूर्वक बिना किसी लिमिट के हम भारत के किसी भी भूभाग में घूम सकते हैं। घूमने के लिए हमको जाना पड़ेगा, मान लीजिए हमको झारखंड जाना है, बिहार जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, उत्तराखंड जाना है, तो हमको जाना पड़ेगा ना। फिर दूसरी चीज क्या करा, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी भाग में रह सकते हैं और परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि मैं जम्मू कश्मीर घूमने गया, मुझे अच्छी लगी वो जगह, मैं वहां रह गया। मैं बिहार घूमने गया, मुझे जगह अच्छी लगी, मैं वहां रह गया। तो कहने का मतलब ये दोनों ही राइट्स एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए इसके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो भी सेम है। इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, एक मिनट, कौन सा, डी और ई का। डी और ई का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको आर्टिकल 19
5 में मिलेगा, नथिंग इन सब क्लासेस डी एंड ई ऑफ द सीट क्लॉज साइज अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लाइन सो फार एज इम्पोजेज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द सेड एक्ट सब क्लॉजेज आइदर इन द, देखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पहला क्या गया, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब आप घूम सकते हैं लेकिन आप ऐसे नहीं घूमेंगे कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट डैमेज हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, दूसरा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके इंटरेस्ट डैमेज हो जाए ना। जैसे मान लीजिए कि झारखंड हमारे देश में ही है और झारखंड में कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ में कुछ इलाके हमारे नक्सली हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं, तो हमने क्या कर लिया, हमने कसम खाई कि हम जाएंगे वहां और जरूर जाएंगे क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो हम नहीं जा सकते बिकॉज दिस इज प्रोहिबिटेड। आप सिक्योर, आप जो है पब्लिक ऑर्डर एक तो हो गया और दूसरा आप उन लोगों के जो ट्राइबल लोग हैं उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप घूमने नहीं जा सकते, ना तो आप वहां रिजाइड होने जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे या जानते होंगे झारखंड के जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे दूसरे लोग जमीन नहीं खरीद सकते, केवल ट्राइबल्स ही रह सकते हैं ना, ट्राइबल्स की जमीनें बेची नहीं जा सकती। दीज आर द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड फॉर द ट्राइबल्स ना, सो दैट कि उनके साथ कोई गलत जो है व्यवहार ना हो सके जिससे कि उनकी जमीनें छीन ली जाएं। अब ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 19(1)(g), दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस अ प्रोफेशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन पे। मैं सबसे पहले केसेस को रद्द कर देता हूँ। क्या है हमारे केसेस? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कौन सा राइट है हमारा? 19(1)(g). 19(1)(g) क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन। सीधी भाषा में इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यापार करने की आजादी। व्यापार मतलब रोजगार ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या हमारा जो व्यापार करने की आजादी है या फ्रीडम टू स्टार्ट अ बिजनेस इंक्लूड्स राइट टू क्लोज अ बिजनेस। क्या हमने जो फंडामेंटल राइट के तहत अपने 19(1)(g) के तहत हमने एक बिजनेस खोला और मुझे इंटरेस्ट नहीं समझ में आया, मेरा मन करता है कि अब बंद कर दें, तो क्या हम बंद कर सकते हैं? तो दिस केस वाज डिस्कस्ड इन द केस ऑफ एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ये हमारा पहला केस है। इसमें क्वेश्चन क्या उठा कि क्या हम अपने फंडामेंटल राइट 19(1)(g) के तहत अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या बंद भी कर सकते हैं? वेदर राइट टू क्लोज अ बिजनेस इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19(1)(g। तो इसका आंसर था यस, वी आर हैविंग द राइट टू क्लोज अ बिजनेस ना। हम अपने एक व्यापार जो हमने खोला है उसको हम क्या कर सकते हैं? राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस इंक्लूड्स राइट टू क्लोज अ बिजनेस। आप लोग इसको लिख लीजिए। क्या? राइट टू कैरी अ बिजनेस includes right to close a business। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा केस आता है, दैट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि बाई डिस्क्रिमिनेटिंग या बाई मेकिंग सेक्सुअल
रिमार्क्स या सेक्सुअल हैरेसमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं एक्चुअली, वी आर प्रोहिबिटिंग वीमेन फ्रॉम द एक्सरसाइजिंग देयर राइट ऑफ प्रोफेशन। क्योंकि नौकरी करने का हमारा जैसे अधिकार है वैसे एक महिला का भी अधिकार है। कोई महिला अगर सेक्सुअल हैरेस्ड की जाती है, सेक्सुअली हैरेस की जाती है एट वर्क प्लेस, तो कहीं ना कहीं हम उसके वो राइट, कौन सा राइट, जो उसका फ्रीडम ऑफ ये है, क्या नाम है, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन को हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके व्यापार करने की आजादी को, उसके प्रोफेशन की आजादी को हम कहीं ना कहीं उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यू कैन नॉट इंटरफेयर इन द राइट ऑफ प्रैक्टिस अ प्रोफेशन ऑफ अ वुमेन्स। ठीक है, किसी भी महिला के आप चूंकि आप उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं एट वर्क प्लेस, तो वो अगर हैरेस होगी तो वो वर्क प्लेस पे नहीं आएगी, अपना प्रोफेशन छोड़ देगी। दिस इज द क्लियर वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद ना इसको लिख देते हैं एक लाइन में, सेक्सुअल एट वर्क प्लेस is against the rights of women protected under Article 19(1)(g)। 19(1)(g) में जो उसका राइट है, कौन सा राइट, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस अ प्रोफेशन, एक व्यापार चुनने की, एक व्यापार करने की जो उसकी आजादी है, हमने उसमें हस्तक्षेप किया, क्योंकि हमने उसको रोक दिया वर्क प्लेस पे काम करने से। फिर उसके बाद हमारा अगला केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। इस केस में क्वेश्चन उठा कि वेदर रनिंग ए बिजनेस लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करना क्या हमारे फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) के प्रोफेशन के अधिकार में आता है कि नहीं, क्या उसको हम बिजनेस कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। तो इट वाज हेल्ड इन दिस केस बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, हमारा एजुकेशन जो है बिजनेस नहीं है, इट इज ए नोबल प्रोफेशन, इट इज अ सर्विस नॉट अ बिजनेस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड बिजनेस। सर्विस जो है सेवा भाव से की जाती है और बिजनेस जो है फॉर प्रॉफिटेबल पर्पसेस किया जाता है। तो हम इसको एजुकेशन को बिजनेस नहीं मान सकते हैं। दीज आर ऑल द केसेस इंपॉर्टेंट दैट हैज बीन डिस्कस अंडर आर्टिकल 19(1)(g)। और पहली स्लाइड जो अभी हमने पढ़ी, इसके पहले जो हमने रब कर दिया, उसमें हमने क्या पढ़ा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो इंपॉर्टेंट केसेस थे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे फॉर दी आर्टिकल 19(1) एज वेल एज आर्टिकल 19(1)(g) जो आप लोगों ने पढ़ा 1A और 1G। इसमें जो इंपॉर्टेंट केसेज हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।